प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में हम अध्याय 4 के भाग 14 में प्रश्न संख्या 12 और 13 पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 12 से। क्या कहता है प्रश्न? 31 मार्च 2017 को जैन, गुप्ता और मलिक का तुलन पत्र यानी कि जो बैलेंस शीट है वो इस प्रकार दी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, बॉन्ड्स 14,370, रोकड़ शेष दिया गया है 5,500, प्राप्य बिल्स रिसीवेबल 23,450, देनदार 26,700, स्टॉक 18,100, ऑफिस फर्नीचर 18,250, प्लांट एंड मशीनरी 20,230 और कंप्यूटर का शेष दिया गया है 13,200। उसी प्रकार दायित्व पक्ष में क्रेडिटर्स 19,800, टेलीफोन बिल्स आउटस्टैंडिंग 300, अकाउंट्स पेबल 8,950, P&L अकाउंट 16,750 और कैपिटल के बैलेंस दिए गए हैं 40,000, 60,000 और 20,000। अन्य सूचनाओं में लिखा है साझेदार अपने लाभ का विभाजन 5:3:2 में करते हैं। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। 1 अप्रैल 2017 को मलिक सेवानिवृत्त होने का निर्णय लेता है तथा व्यापार में उसके भाग की गणना परिसंपत्तियों और दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन है वो निम्न शर्तों पर करेंगे। कौन कौन सी कंडीशंस है? स्टॉक का वैल्यूएशन 20,000 रुपए पर, जबकि बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक कितना लिखा है 18,100 रुपए। तो बैलेंस शीट में शेष दिया 18,100, वैल्यूएशन किया जा रहा है 20,000 पर, यानी 1,900 रुपए से स्टॉक के मूल्य में वृद्धि होती है और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि प्रविष्टि करते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, यानी स्टॉक डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कार्यालय फर्नीचर 14,250, जबकि बैलेंस शीट में लिखा गया है 18,250, यानी कि 4,000 रुपए से ऑफिस फर्नीचर के मूल्य में कमी हो रही है। संपत्ति जिनका डेबिट बैलेंस होता है कम होने पर क्या करेंगे? क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर 4,000 रुपए रिवॉल्यूशन के डेबिट में जाएगा 4,000 और जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें ऑफिस फर्नीचर जाएगा 14,250। फिर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी 23,530, जबकि बैलेंस शीट में कितना लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी 20,230। तो 20,230 वैल्यूएशन 23,530 पर हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रही है। वृद्धि यानी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन में कहा जाएगा? क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी और जो बैलेंस शीट बनेगा उसके अंतर्गत प्लांट एंड मशीनरी आएगा 23,530 रुपए। भूमि भवन 20,000 रुपए, जबकि बैलेंस शीट में भूमि भवन लिखा है 26,000 रुपए, यानी कि 6,000 रुपए से क्या हो रही है? भूमि भवन में कमी हो रही है। संपत्ति डेबिट बैलेंस होता है, कम होने पर क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 रुपए। कहाँ आएगा? रिवॉल्यूशन के तो डेबिट में आएगा 6,000 और जो बैलेंस शीट बनेगी उसके संपत्ति पक्ष में 20,000 रुपए लैंड एंड बिल्डिंग दर्ज किया जाएगा। संदिग्ध ऋण के लिए 1,700 रुपए का प्रावधान बनाएंगे। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान यानी कि देनदारों में कमी। देनदारों में कमी यानी संपत्ति में कमी क्या प्रविष्टि होगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कहाँ आएगा? रिवॉल्यूशन के डेबिट में। और जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंतर्गत जो आप देनदार लेंगे 26,700 के, इसमें से प्रोविजन 1,700 रुपए घटा करके 2,500 रुपए जो है आपका दर्ज किया जाएगा। फिर लिखा है फर्म की ख्याति का जो मूल्यांकन है वो 9,000 पर किया जाएगा। हमें फर्म की ख्याति नहीं, जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है। कौन साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है? मलिक। और मलिक का जो लाभ में हिस्सा है वो दिया गया है 2/10, यानी 1,800 रुपए जो है 9,000 गुणा 2/10, 1,800 रुपए जो मलिक का हिस्सा है। शेष साझेदार जैन और गुप्ता फायदे के अनुपात में वहन करेंगे और प्रश्न में सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात होता है वही फायदा यानी कि गेनिंग रेशियो कहलाता है।
आगे लिखा है विद्यमान साझेदार मलिक को सेवानिवृत्ति पर 16,500 रुपए रोकड़ भुगतान करने के लिए सहमत हुए। यानी जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है मलिक, इसे 16,500 का नगद भुगतान है और रोकड़ का योगदान जो विद्यमान साझेदार है यानी कि जैन और गुप्ता 3:2 में वहन करेंगे या 3:2 में लेकर के आएंगे। देखिए 3:2 नया अनुपात नहीं दिया गया है। 16,500 की राशि ये 3:2 में लाई जाएगी। यहां नए अनुपात के बारे में बात नहीं की है। मलिक के पूंजी खाते का जो शेष रहेगा उसे क्या माना जाएगा? मलिक का ऋण माना जाएगा। लोन जो है वो माना जाएगा। पुनर्गठित फर्म का पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और तुलन पत्र यानी कि जो बैलेंस शीट है वो हमें तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो हम अनुपातों की गणना करते हैं। पुराना अनुपात क्या है, नया अनुपात क्या है या फायदे का अनुपात क्या है। पॉइंट नंबर 2 हम बात करेंगे गुडविल के संदर्भ में क्या समायोजन जो है वो किए जाएंगे। किस प्रकार, देखिए सबसे पहला पॉइंट पुराना अनुपात क्या है। जैन, गुप्ता और मलिक 5, 3 और 2। अब मलिक की सेवानिवृत्ति पर सूचना के अभाव में जो 5:3 है वही नया अनुपात होगा और वही अधिलाभ का अनुपात होगा। पॉइंट नंबर 2, सूचना के अभाव में सेवानिवृत्त साझेदार यानी कि मलिक को छोड़कर शेष साझेदारों का पुराना अनुपात कितना है? 5:3 ही नया अनुपात तथा फायदे का अनुपात होगा। तो हमने पुराना अनुपात देख लिया 5:3:2, नया 5:3 और अधिलाभ या फायदे का अनुपात भी 5:3। अब बात करेंगे ख्याति के संदर्भ में। गुडविल का जो समायोजन है वो आपका किस प्रकार से किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, ख्याति हेतु समायोजन। यहां फर्म की ख्याति दी गई है 9,000 रुपए, जबकि मलिक का जो हिस्सा है 2/10 यानी 1,800 रुपए आ जाएगा। किस प्रकार, देखिए ये मैंने लिखा है यहां पर फर्म की ख्याति, जो कि प्रश्न में स्पष्ट सूचना दी गई है 9,000 रुपए। अब हम क्या निकाल लेंगे, मलिक का हिस्सा कितना है। $9,000 गुणा 2/10 बराबर आ जाएगा 1,800
रुपए। कितना आ जाएगा? 1800, 1800 रुपए जो है ख्याति में मलिक का हिस्सा आ जाएगा। अब मलिक को जो हिस्सा दिया जा रहा है, शेष साझेदार यानी जैन और गुप्ता, जो उनका अधिलाभ का अनुपात है, चूंकि सूचना नहीं दी गई है तो पुराना अनुपात ही क्या होगा, यहां पर फायदा या अधिलाभ का अनुपात होगा, यानी 5:3 में वहन करने वाले हैं। 1800 रुपए, यह राशि जैन तथा गुप्ता द्वारा फायदे का अनुपात यानी कि 5:3 में वहन किया जाएगा। कौन से अनुपात में वहन किया जाएगा? 5:3, 5:3 में वहन करेंगे। किस प्रकार? देखिए, जैन द्वारा वहन 1800 गुणा 5/8 यानी 1125। फिर आ जाएगा गुप्ता द्वारा वहन, यानी 675, 675 रुपए जो है गुप्ता द्वारा वहन किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, जो साझेदार को जो भुगतान किया जा रहा है 16,500, वह राशि 3:2 में जो है वितरित की जाएगी। इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया है पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में स्टॉक 20,000 रुपए, जबकि यहां कितना दिया गया है? स्टॉक 18,100, यानी 1,900 रुपए से क्या हो रहा है? स्टॉक के मूल्य में वृद्धि। और इसे हम कहां दर्ज करेंगे? देखिए, संपत्ति में अगर वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा। कितनी वृद्धि हो रही है? 1,900 रुपए। और संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो यहां आ जाएगा, दायित्व विपरीत चलेगा, कमी यहां पर और वृद्धि जो है यहां लिखी जाएगी। स्टॉक के पश्चात क्या दिया गया है हमें? कार्यालय फर्नीचर 14,250, जबकि बैलेंस शीट में लिखा गया है 18,250। 4,000 रुपए से संपत्ति के मूल्य में कमी रिवैल्यूएशन में कहां लिखी जाएगी? डेबिट पक्ष में इस राशि को प्रदर्शित किया जाएगा। 4,000 रुपए, ये लीजिए आपका ऑफिस फर्नीचर। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है? फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया। नेक्स्ट लिखा है प्लांट एंड मशीनरी 23,530। कितने का लिखा है? 23,530 का, जबकि बैलेंस शीट में कितना लिखा है? 20,230। तो 20 से कितने पर आ गया? 23,000 पर, और 300 रुपए ऊपर, यानी 3,300 रुपए से क्या हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी के मूल्य में वृद्धि। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि कहां आएगी? पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा 3,300 रुपए। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का जो राशि है, जो अमाउंट है, वो अपन इस प्रकार से यहां दर्ज कर देंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है? प्लांट एंड मशीनरी के बाद लिखा है भूमि और भवन 20,000 रुपए, जबकि बैलेंस शीट में भूमि भवन लिखा है 26,000 रुपए। 6,000 से लैंड एंड बिल्डिंग के मूल्य में कमी। और संपत्ति के मूल्य में कमी कहां लिखा जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में। तो ये आपका रिवैल्यूएशन में आ जाएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 रुपए, जो कि कमी हो रही है। और इसके पश्चात अगला पॉइंट क्या दे रखा है? देनदारों में जो चेंजेस है, यानी संदिग्ध ऋण के लिए 1,700 रुपए का प्रावधान बनाए। यह देनदारों में कमी है, संपत्ति में कमी है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में जो है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिख देंगे। यह आपका तैयार हो गया पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट, संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति में कमी, दायित्व में कमी, दायित्व में वृद्धि। और इसका जो अंतर होगा वो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि होता है जो साझेदारों में
कौन से अनुपात में वितरित किया जाएगा? उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाएगा। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 11,700, जबकि क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 5,200 रुपए। तो जो अंतर की राशि है 6,500, ये क्या है? पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली हानि। हानि क्यों है? क्योंकि डेबिट पक्ष जाता है, रिवैल्यूएशन एक नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, जिसका नियम होता है हानि और खर्च है डेबिट है, लाभ हो रहा है क्रेडिट। तो हानि और खर्च क्या है? ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? पुनर्मूल्यांकन पर हानि। कौन से अनुपात में बांटा जाएगा? जो भी इनका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है। यानी 6,500 को 5-3-2 अनुपात में विभाजित करेंगे। कैसे? देखिए, पुनर्मूल्यांकन पर हानि 6,500 रुपए का विभाजन। तो जैन के हिस्से में कितना आएगा? 5/10 गुणा 6,500, यह आएगा 3,250। गुप्ता के हिस्से में 3/10 गुणा 6,500, यह आएगा 1,950। और मलिक के हिस्से में बराबर आएगा 1,300 रुपए। इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन पर जो हानि होती है साझेदारों में, उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात 5-3-2 में वितरित किया गया है। ये हम यहां पर लिख देंगे। जैन, गुप्ता और मलिक के हिस्से में जो है यह राशि प्रदर्शित कर दी जाएगी। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। अब क्या तैयार करना है? साझेदारों का जो पूंजी खाता है कैपिटल अकाउंट का जो प्रारूप है वो इस प्रकार है। इसमें जो है अपने को कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला काम कैपिटल अकाउंट में जो भी साझेदारों की पूंजी का प्रारंभिक शेष है वह दर्ज किया जाएगा बाई बैलेंस बीडी। और पूंजी शेष जो दिया गया है वह इस प्रकार है 40, 60 और 20,000। और जो P&L अकाउंट का बैलेंस है वह भी साझेदारों में पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात यानी 5-3-2 में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले पूंजी लिखते हैं, फिर बाई P&L। पूंजी आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी 40,000, 60,000 और मलिक के हिस्से में आ जाएगा 20,000 रुपए। और इसके पश्चात P&L का जो बैलेंस दिया गया है 16,750 वह ट्रांसफर करेंगे 8,375 रुपए जैन के हिस्से में। गुप्ता के हिस्से में 5,025 रुपए। और जो मलिक का हिस्सा है, मलिक के हिस्से में आ जाएगा 3,350 रुपए। इस प्रकार से जो है अपने को दर्ज करना होता है। अब क्या करना है? रिवैल्यूएशन का जो भी लाभ या हानि है, प्रॉफिट है तो बाई रिवैल्यूएशन, हानि है तो आ जाएगा आपका टू रिवैल्यूएशन। ये हमने अभी कैलकुलेट किया है। रिवैल्यूएशन में लिखा है बाई कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 3,250, 1,950 और आपका 1,300 रुपए। टू रिवैल्यूएशन 3,250, 1,950 और आ जाएगा आपका 1,300 यानी कि 1,300 रुपए। और अगला समायोजन क्या है? देखिए, ये तो रिवैल्यूएशन अवितरित लाभ हानि हो गया। प्रश्न के अनुसार जो अगला पॉइंट है ये सारे समायोजन हो गए। गुडविल यानी ख्याति 9,000 ख्याति के संदर्भ में हमने समायोजन किया था कि जो ये 9,000 की ख्याति है इसमें जो मलिक का हिस्सा है वो आ रहा है 1,800 रुपए। जैन और गुप्ता इसे फायदे के अनुपात यानी 5:3 में वहन करेंगे। प्रविष्टि होगा जैन द्वारा वहन राशि 1,150, गुप्ता द्वारा वहन राशि 675। अगर जनरल प्रविष्टि हम देखें तो क्या की जाएगी?
जेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1125। छः सौ 75। ₹1800। अब इन्हें पूंजी खातों में कैसे ट्रांसफर करेंगे? बाई जैन, बाई गुप्ता, लेकिन अमाउंट जाएगा मलिक के कॉलम में क्योंकि मलिक क्रेडिट है, और इधर आएगा टू मलिक और अमाउंट जाएगा जैन और गुप्ता के कॉलम में। किस प्रकार? देखिए, बाई जैन मलिक के कॉलम में आएगा 1125 की राशि, बाई गुप्ता 675, और यहां आ जाएगा टू मलिक, जैन के कॉलम में 1125 और गुप्ता के कॉलम में 675। इस प्रकार दर्ज कर देंगे। अब क्या कहा गया है प्रश्न में कि जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है यानी मलिक जो है उसे 16,500 का भुगतान किया जाए। विद्यमान साझेदार मलिक को सेवानिवृत्ति पर 16,500 का रोकड़ भुगतान करेंगे, और रोकड़ का जो योगदान है विद्यमान साझेदार 3:2 में जो है करेंगे। तो 3:2 में कितना आ जाएगा 16,500 का? जैन द्वारा आ जाएगा 16,500 का 3/5 यानी कि 9,900, और गुप्ता द्वारा आ जाएगा 16,500 का 2/5 यानी कि 6,600। यह राशि जो है इन साझेदारों द्वारा लाई जाएगी। तो कैपिटल में क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जैन टू गुप्ता। तो जैन और गुप्ता में क्या आ जाएगा? बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट। इस प्रकार दर्ज कर देंगे। बाई कैश कितना आ जाएगा? जैन द्वारा 9,900, गुप्ता द्वारा 6,600। ये 16,500 की राशि इस प्रकार लाई जाएगी, और 16,500 क्या कर देंगे? भुगतान कर देंगे मलिक डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और शेष जितना भी बैलेंस होगा मलिक का उसके ऋण खाते में हस्तांतरित हो जाएगा, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। देखिए, मालिक के पूंजी का शेष ऋण माना जाएगा। अगर यह लाइन नहीं भी देता है तब भी जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है उसे भुगतान के लिए जितना कहा जाए वो टू कैश या बैंक, शेष राशि उसके ऋण खाते में जाएगी। तो मलिक का जो है बैलेंस हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा टोटल करके देख लेते हैं। 20 और 3 23 और 1800 यानी 24,800 और 350 जो है जोड़ देंगे, मलिक का टोटल आ जाएगा 25,150। और इसमें से कौन सी राशि घटाई जाएगी? सेम टोटल यहां आ जाएगा। इसमें से घटाना है 16,500 और 1,300 यानी 17,800 की राशि जो है घटाई जाएगी। वह आ जाएगा मलिक के ऋण खाते में 7,350 रुपए। ये अपना अंतर से कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसी प्रकार जैन और गुप्ता का बैलेंस निकाल लेंगे। 40 और 8 48 और 9 57 और एक 58,275 रुपए। और क्या करना 58,275 में? यह जो राशियां हैं 3250 और 1125 जो है घटा देंगे, यह आ जाएगा 53,900। यानी जो अंतिम शेष है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार गुप्ता का 60 और 5 65 और 6 71,625 रुपए। और यही हम यहां टोटल में लिख देंगे, और इसमें से क्या कर दिया जाएगा 1950 और 675 की जो राशि है वो घटा देंगे। बैलेंस आ जाएगा 69,000 यानी कि 69,000 रुपए टू बैलेंस सीडी। ये आपका हो गया पूंजी खाता। पूंजी खाते में पहला पॉइंट प्रारंभिक शेष, दूसरा पॉइंट रिजर्व P&L का हस्तांतरण, तीसरा पॉइंट रीवैल्यूएशन का लाभ या हानि का हस्तांतरण। ये फिक्स है।
उसके पश्चात आता है ख्याति का, तो बाई रिमेनिंग पार्टनर, और कॉलम रिटायरिंग पार्टनर का काम में लेना है। टू रिटायरिंग पार्टनर और कॉलम जो है रिमेनिंग पार्टनर्स का काम में लेना है। जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है उसे नगद चुकाने पे टू कैश, उसके ऋण खाते में टू लोन अकाउंट। इसके अलावा अन्य एक दो समायोजन हो सकते हैं, जैसा कि इसमें कहा भी इतनी राशि नगद लाई गई। ऐसा हो सकता है कि कहा जाए पूंजी लाभ हानि विभाजन अनुपात में होगा, तो जो भी पूंजी है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, वो आपका टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। अगर यहां कम है तो बाई कैश, यहां कम है तो टू कैश, इसके अलावा कोई मद नहीं दी गई होती है। अब बनाना है हमें बैलेंस शीट, यानी जो चिट्ठा है वो किस प्रकार तैयार करें। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें चिट्ठे के संदर्भ में दी गई है वो लेते हैं। ये सभी संपत्तियों का रिवॉल्यूशन है, पहले इनको लिख लेते हैं। स्टॉक 20,000, फर्नीचर 14,250, स्टॉक 20,000 और फर्नीचर आ जाएगा 14,250 रुपए। ये आपका इस प्रकार से दर्ज कर देंगे। जो चेंज है यानी यह पुनर्मूल्यांकित मूल्य दिया गया है और इसे हमें बैलेंस शीट में दर्ज करना है। देखिए जो मूल्य बैलेंस शीट में दिए गए हैं उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है वो प्लस माइनस करके बैलेंस शीट में जाएगा, यानी कि पुनर्मूल्यांकित मूल्य जो स्पष्ट लिखा है, प्लांट मशीनरी 23,530 और भूमि और भवन है 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी पर चलते हैं, 23,530 प्लांट एंड मशीनरी 23,530 और भूमि और भवन जो अपने को दे रखा था वो है 20,000 रुपए। और देनदार अपने को दिए गए थे 26,700, जिस पर 1,700 रुपए का जो है आयोजन बनाया था, तो ये आ गया हमारा 25,000 रुपए। यानी ये इंफॉर्मेशन तो जितनी भी रिवॉल्यूशन अकाउंट में दी गई थी वो हमने दर्ज कर दी। अब जो रिवॉल्यूशन में नहीं आ रहा, जिनमें चेंजेस नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। कैसे, देखिए क्या क्या दिया गया है। यहां दिया गया है बॉन्ड्स 14,370, बिल्कुल वही राशि आएगी। रोकड़ 5500, हालांकि देखिए किसी साझेदार द्वारा राशि लाई जाती है तो इसमें जोड़ेंगे, निकाली जाती है तो हटा देंगे, लेस कर देंगे। यहां 16,500 मलिक को भुगतान किया है, वो लेस करना है, लेकिन वही राशि जैन और गुप्ता द्वारा नगद लाई भी गई है, यानी बैलेंस सेम रह जाएगा 5,500। बिल्स रिसीवेबल 23,450 रहेगा, कोई चेंज नहीं है। देनदार स्टॉक फर्नीचर प्लांट मशीनरी ले लिया। कंप्यूटर 13,200, बिल्कुल यही राशि जो है रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड्स जो है 14,370, ये आपका बॉन्ड्स आ जाएगा 14,370। रोकड़ कितना था 5500, 16,500 लाया गया है और माइनस 16,500 फॉर्म से निकाला गया है, यानी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका 5500 ही है जो रोकड़ का रहने वाला है। जो आपका बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस है 23,450, कुछ भी चेंज नहीं है, यही दर्ज कर देंगे। कंप्यूटर का शेष, कंप्यूटर में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वही राशि लिख दी जाएगी 13,200 रुपए। अब बात करते हैं दायित्व पक्षी, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल और अकाउंट पेबल, इन तीनों में ही कोई परिवर्तन नहीं आया है रीवैल्यूएशन के कारण, तो जो प्रारंभिक बैलेंस शीट दी गई है वही लिख देंगे। क्रेडिटर्स 19,800, बिल्स 300 और अकाउंट पेबल जो है 8,950, कोई चेंज नहीं है, यही राशि दर्ज कर देंगे। P&L अकाउंट कैपिटल में चला गया, बंद हो गया। कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, यह वाला शेष नहीं लेना है, तो इन तीन मदों को जो है हम दर्ज कर लेते हैं। ये सबसे पहले आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स, और कितना दिया गया क्रेडिटर्स 19,800। टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग कितना दिया गया, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग 300 और अकाउंट्स पेबल इनका शेष दिया गया है 8,950 और कोई चेंज नहीं है, वही राशि जो है दर्ज कर दी जाएगी।
अब जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है उसका ऋण कितना है 7,350। ये हम यहां से लेंगे, प्रारंभिक बैलेंस शीट में नहीं होगा। ये मलिक लोन 7,350। और कैपिटल का भी क्लोजिंग बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट देगा 53,900 और 69,000। 1,22,900 इस प्रकार से जो है बैलेंस शीट आपकी बनाई जाएगी। टोटल आ जाएगा 159,300 159,300। ये बैलेंस शीट जो है, चिट्ठा जो है आपका इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। जिन संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, पुनर्मूल्यांकित मूल्य दर्ज कर देंगे, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा आ जाएगा संपत्ति और दायित्व में भी। रोकड़ के बारे में यदि कोई साझेदार नगद लेकर के आता है या कोई संपत्ति बेचने से राशि प्राप्त होती है तो जोड़ देंगे, और भुगतान है तो घटा दिया जाएगा। रिजर्व जो सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ है वो रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में बंद हो जाता है। कैपिटल भी नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल भी हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है उसका ऋण और शेष साझेदारों की जो पूंजी है वो अवश्य जो है अपना बैलेंस शीट में दर्ज किया जाएगा, और चिट्ठे की जो है टोटल लगा देंगे। क्लियर है यहां तक? चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है प्रश्न। आरती, भारती और सीमा साझेदार हैं, उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 है। मार्च 31, 2017 को जो तुलन पत्र है बैलेंस शीट वो इस प्रकार है। बिल्डिंग 21,000, कैश 12,000, बैंक 13,700, देनदार प्राप्य बिल 4,300, स्टॉक 1,750 और इन्वेस्टमेंट दिया गया है 13,250। बिल्स पेबल 12,000, क्रेडिटर्स 14,000, रिजर्व 12,000, कैपिटल 20, 12 और 8,000, टोटल हो गया 40,000 और बैलेंस शीट की टोटल 78,000। आगे लिखा है 12 जून 2017 को भारती की मृत्यु। देखिए बैलेंस शीट जो दी गई है वो है 31 मार्च की, और 12 जून को मृत्यु हो जाती है, यानी साझेदार कितने अवधि तक रहे? अप्रैल के पूरे 30 दिन, मई के टोटल 31 दिन और जून के 12 दिन, यानी 73 डेज भारतीय साझेदार रही। कितने दिनों के लिए? 73 दिनों के लिए। तो पूंजी पर ब्याज जो चालू वर्ष का लाभ दे रखा हो, आहरण पर ब्याज जो, इनमें समयावधि का विशेष ध्यान होता है, वहां अपना क्लिक होना चाहिए कि 73 डेज, क्योंकि तारीख दी है ना 12 जून, यानी 73 दिन के लिए। साझेदारी संलेख के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को निम्न भुगतान किया गया। उसकी मृत्यु के समय पूंजी खाते का शेष 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज। पूंजी कितना है भारती का? 12,000 रुपए। 10% से ब्याज कितना आता है? 1,200 रुपए, लेकिन वार्षिक ब्याज नहीं है, 73 दिन रहे हैं तो 73/365, यानी 240 रुपए जो है पूंजी पर ब्याज जो है वो भारती को दिया जाएगा। संचय कोष में आनुपातिक हिस्सा, संचय कितना दिया गया है? 12,000। इसमें देखिए भारती का पूरा हिस्सा निकाला जाएगा 2/6। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि चालू वर्ष में भारती कितने समय के लिए साझेदार थी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए ये बैलेंस शीट 31 मार्च को है, उसी दिन रिजर्व का शेष दिया गया है, उस समय तक भारतीय साझेदार थी। अवितरित लाभ और हानि केवल पुराने अनुपात में जाएगा, इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि कितनी अवधि तक वो साझेदार रहे हैं, यानी 12,000 गुणा 2/6, 4,000 रुपए रिजर्व का। फिर लिखा गया है इस समयावधि में उसके भाग का लाभ इस समय हुए विक्रय पर आधारित है। जितनी इस टाइम पीरियड की 73 डेज की सेल्स है उस पर आधारित है, और सेल्स के बारे में क्या लिखा है? जो कि 1,00,000 रुपए है। कितना दिया गया है? 1,00,000 रुपए, और इस पर पिछले 3 वर्षों के दौरान लाभ की दर 10% है। देखिए भाषा का विशेष ध्यान रखिए,
इस समयावधि के लिए उसके भाग का लाभ इस समय हुए विक्रय पर आधारित है, इस समय हुए विक्रय पर आधारित है, जो कि 1 लाख है। यानी इस समय का विक्रय जो है 1 लाख दे रखा है, उसको 73/365 मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। साफ लिखा इस समय पर हुए विक्रय पर आधारित है, जो कि 1 लाख रुपए है, और 3 वर्षों की जो लाभ की दर है 10%, यानी लाभ आ जाएगा 10,000 रुपए। और भारतीय का हिस्सा 2/6 करेंगे, 3,333 रुपए। आगे लिखा गया है ख्याति की गणना उसके लाभ में भाग के अनुसार पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ में से 20% घटाकर दुगुने के बराबर। ये पिछले 3 वर्षों का जो लाभ दिया गया है, पिछले वर्षों का लाभ इस प्रकार है। इन 3 वर्षों का औसत लेंगे, 20% घटाएंगे और उसके दुगुने के बराबर। 3 स्टेप दिए हैं। 3 वर्षों के लाभ का एवरेज 20% घटाइए, जो आया है उसका दुगुना कैलकुलेट करेंगे, वही गुडविल होगी, वह फर्म की ख्याति होगी। भारतीय का हिस्सा निकालना पड़ेगा, जो कि शेष साझेदार जो हैं, कौन से साझेदार हैं शेष? आरती और सीमा अपने फायदे के अनुपात में और सूचना के अभाव में जो इनका पुराना अनुपात है 3:1, वही फायदे का अनुपात है, उसमें वहन करेंगे। अगले इंफॉर्मेशन, विनियोग 16,200 रुपए में विक्रय किया गया, जबकि विनियोग दिया हुआ कितना है? 13,250। तो जो अंतर की राशि है विनियोग बेचने पर लाभ है, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। उसके उत्तराधिकारी को भुगतान हुआ, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि करें। भारतीय के उत्तराधिकारी का खाता भी तैयार करें। सबसे पहले तो गणना ही कर लेते हैं ताकि प्रश्न जो है हल करने में आसानी रहे। सबसे पहला काम, पूंजी पर ब्याज। तो भारतीय की जो पूंजी दी गई थी वो थी 12,000। 10% से आ जाएगा 10/100, और 73 दिन के लिए रहे तो 73/365, ये आ जाएगा 240 रुपए। पहला पॉइंट पूंजी पर ब्याज। दूसरा क्या आ जाएगा? सामान्य संचय में हिस्सा। कितना है सामान्य संचय? 12,000 रुपए, और इनका हिस्सा है 2/6, यानी कि 4,000 रुपए जो है सामान्य संचय में हिस्सा। अब बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का 10% यानी 10,000, और भारतीय का जो हिस्सा है वह आ जाएगा 2/6 यानी 3,333 रुपए। लाभों में भारतीय का हिस्सा। अब देखिए लाभ कितना है। लाभ कहा है विक्रय का 10%, और विक्रय जो है 1 लाख, इसका 10% आ जाएगा 10,000 रुपए, और इसमें भारतीय का हिस्सा 3,300 रुपए। और अगला पॉइंट क्या रहता है? ख्याति के संदर्भ में औसत लाभ में से 20% घटाइए, और उसका दुगुना जो है फर्म की गुडविल होगी, जिसमें भारतीय का हिस्सा निकाला जाएगा, और शेष साझेदार उसे 3:1 में वहन करेंगे। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? ख्याति हेतु समायोजन। क्या समायोजन किया जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं हम औसत लाभों के संदर्भ में। कितने दिए गए हैं 3 वर्षों के औसत लाभ? यह लिखा है 8,200, 9,000 और 9,800।
ये आ गया 9,000 और इसमें से घटाइए 9,000 का 20% यानी 1,800 रुपये। ये आ गया 7,200 और 7,200 का जो दुगुना है वही ख्याति है। ये आ गई फर्म की ख्याति। आगे एक शब्द और जोड़ देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। फर्म की जो ख्याति है वो आ गई 14,400 रुपये। क्या कहा गया था? 3 वर्षों के लाभ का एवरेज लेना है, उसमें से 20% घटाएंगे, वह आपका जितना भी आए उसका दुगुना जो है ख्याति। इस ख्याति में भारती का हिस्सा कितना होगा? ₹4,800 और शेष साझेदारों द्वारा उनका फायदा या जो अधिलाभ का अनुपात है 3:1 में वहन होगा। और सूचना के अभाव में सेवानिवृत्त साझेदार को छोड़ करके शेष साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वही अधिलाभ का अनुपात होता है। सूचना के अभाव में सेवानिवृत्त साझेदार यानी कि भारती को छोड़कर शेष साझेदारों यानी कि आरती व सीमा का पुराना अनुपात तीन अनुपात एक ही फायदा व नया अनुपात होगा। तो क्या कैलकुलेट किया हमने? ख्याति। औसत लाभों का 20% घटाया, उसका दुगुना गुडविल। गुडविल में भारती का हिस्सा 2/6 4800। शेष साझेदार जो आरती और सीमा है वो अधिलाभ के अनुपात में वहन करेंगे। अधिलाभ का अनुपात क्या? सूचना के अभाव में जो शेष साझेदार है यानी सेवानिवृत्त साझेदार को छोड़ दीजिए, जो आरती और सीमा का जो पुराना अनुपात था 3:1 वही अधिलाभ का अनुपात है और उसी अनुपात में गुडविल का जो है वहन किया जाएगा। आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू भारतीज कैपिटल अकाउंट। कितना है? 4800 और 3:1 में आ जाएगा 3600 और 1200 रुपए। ये सारे वर्किंग नोट जो है अपने ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। अब प्रश्न को हल करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहला काम जो है वो है आपका पूंजी पर ब्याज, रिजर्व में हिस्सा और लाभ में हिस्सा ये भारती के पूंजी खाते में हस्तांतरण किया जाए। किस प्रकार से? ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, हमने ऑलरेडी ज्ञात किया हुआ है
240 240। सामान्य संचय 12,000 में भारती का हिस्सा 4,000 रुपए, और जो लाभ निकाला था 1 लाख का 10%, 10,000, उसमें भारती का हिस्सा 3333 रुपए। ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? भारती के पूंजी खाते में हस्तांतरण 7,573 रुपए, इस प्रकार से ट्रांसफर कर देंगे। इसके पश्चात गुडविल के संदर्भ में रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आरती डेबिट, सीमा डेबिट टू भारती, कितना आ जाएगा? 3600, 1200 और 4,800 रुपए, इस प्रकार से हस्तांतरण या जो है ट्रांसफर किया जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज हो गया और ख्याति के संदर्भ में हो गया। अब जितना भी भारती का कैपिटल है वो उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो 12,000 तो था ही, 7,500 यानी 19,573 रुपए और प्लस 4,800 रुपए, ये जो आ जाएगा आपका टोटल 24,373 रुपए। ये ट्रांसफर या हस्तांतरण जो है वो कर दिया जाएगा। अब विनियोग बेचे गए हैं, कितने में बेचे गए हैं और उनका पुस्तक मूल्य कितना था, ये देखिए। पहले यहां प्रश्न में लिखा है विनियोग 16,200 में बेचे गए, जबकि विनियोग थे कितने के? विनियोग थे 13,250 में, 16,200 में बेचा गया। तो 2,950 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, उसे P&L में ट्रांसफर करेंगे। यह आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में? 16,200 रुपए में। और इनका जो पुस्तक मूल्य था टू इन्वेस्टमेंट वो कितना है? 13,250। तो जो अंतर की राशि है 2,950 रुपए, उसका क्या किया जाएगा? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब धनराशि प्राप्त होगी, उत्तराधिकारी को जो है भुगतान कर देंगे, कितना? 24,373 रुपए। क्या आ जाएगा? भारतीय एग्जीक्यूटर डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस प्रकार से भुगतान कर देंगे। अब इसके संदर्भ में यदि पूंजी खाता बनाना हो भारती का, तो सबसे पहला काम पूंजी का शेष 12,000 रुपए। पॉइंट नंबर 2, पूंजी पर ब्याज कितना निकाला था? 240 रुपए। पॉइंट नंबर 3, लाभों में जो हिस्सा है 3,333। सामान्य संचय, इसमें हिस्सा निकाला था हमने 4,000 और जो गुडविल में हिस्सा आया था 4,800 रुपए, आरती द्वारा 3,600 रुपए और सीमा द्वारा जो है 1,200 रुपए वहन किया जाएगा। और इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे? भारती के पूंजी खाते का शेष यानी 24,373 रुपए। कहां ट्रांसफर कर देंगे? उत्तराधिकारी के खाते में। आगे आ जाएगा टू भारतीय कैपिटल। चूंकि तुरंत भुगतान कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटर टू बैंक अकाउंट 24,373 रुपए, इस प्रकार से दर्ज कर दिया जाएगा। सबसे पहले पूंजी खाते में जो भारती को देय राशि है वो हस्तांतरित किया, बैलेंस निकाल लिया, उत्तराधिकारी का शेष उत्तराधिकारी में ट्रांसफर कर दिया बाई भारतीय कैपिटल। और नगद भुगतान है तो क्या कर दिया जाएगा? टू बैंक अकाउंट। कोई भी साझेदार सेवानिवृत्त होता है, मृत्यु होती है, तो हमें यह ध्यान में रखना है जो सामान्य संचय का जो बैलेंस है, अवितरित लाभ हानि है, पुस्तकों में दर्ज पहले से ख्याति खाता है, बीमा पॉलिसी है, इन सबको लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरण करना है। जबकि पूंजी पर ब्याज, वेतन, आहरण पर ब्याज, इसमें यह ध्यान में रखना है कि चालू वर्ष में साझेदार कितने समय अवधि के लिए था, और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है इसमें यह भी ध्यान में रखेंगे कि साझेदार का लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है और वह कितने समय तक साझेदार रहा था, इसके हिसाब से जो है कैलकुलेशन की जाएगी। साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।